हम आपको बता रहे हैं, जैसा कि पूरे देश के प्रत्येक व्यक्ति की नजर इस बजट भाषण पर टिकी हुई थी और सबसे ज्यादा उम्मीदें थी मध्यम वर्गीय परिवार को। उनका ये सोचना था, उनका ये मानना था कि सरकार को इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट से इनकम टैक्स में कोई राहत आम आदमी को नहीं मिली है और इसके साथ ही कई ऐलान भी इस बजट के जरिए किए गए हैं और यह भी बताया गया कि इसी साल डिजिटल करेंसी लॉन्च होगी। निवेश के लिए 7.55 लाख करोड़। इसके साथ ही गेमिंग और एनिमेशन बनेंगे इकोनॉमी का हिस्सा। रोजगार और गरीबों के लिए भी ऐलान किया गया है। एमएसएमई सेक्टर के लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम ई विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ाया गया है। 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनें चलेंगी, इस बात का भी ऐलान किया गया। गंगा किनारे अब ऑर्गेनिक खेती होगी, अमृतकाल का यह बजट बताया गया है। इसके साथ ही सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों के लिए संवेदना जाहिर करती हूं जिन्होंने कोविड महामारी में परेशानी झेली। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, ये बात कही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। यह अमृतकाल का बजट है जो अगले 25 साल की बुनियाद रखेगा। आजादी के 75 साल से 100 साल तक का ब्लूप्रिंट पेश कर रही हूं, यह बात कही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो कई ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से पेश किए गए हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी मांग यहां पर यही थी कि महंगाई को नियंत्रित किया जाए, गैस सिलेंडर के दाम कम हो, जो दालें महंगी हो रही हैं उसे कम किया जाए और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि युवाओं के लिए किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इस बात का भी जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेस वे बनेंगे। नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी। गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे। 48,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। 2022-23 में ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिनमें चिप लगी होगी। विदेश जाने वालों को सहूलियत होगी। डाक घरों में भी अब एटीएम मिलेंगे। तो कई बातों का जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया है। तो भारत का बजट पेश हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो निराशा लगी है वो इस बात को लेकर हम कह सकते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार और सैलरीड क्लास लोग, जिनको ये उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाया जाएगा छूट को लेकर, लेकिन टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि कोविड काल में ये आम आदमी के लिए झटका है तो कहना गलत नहीं होगा। और यह भी बताया गया बाकायदा कि खेती से जुड़ा सामान सस्ता होगा। और इसके साथ साथ बड़ी जानकारी आपको यह भी बता दें कि लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है और आज के इस बजट भाषण पर भारत के प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की नजर टिकी हुई थी और हर वर्ग अपने तरीके से आकलन करते हुए, मूल्यांकन करते हुए, इवेल्युएट करते हुए सोच रहा था कि हमारे आज खाते में क्या आएगा, हमारे हिस्से में क्या रियायत मिलेगी, क्या हमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन देश की महिलाएं तो केवल एक ही मांग कर रही थी। उनको केवल इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि जीडीपी क्या है, किस रफ्तार से बढ़ेगी, विकास दर क्या है। महिलाएं तो ये मांग कर रही थी कि महंगाई कम होगी, सरसों का तेल सस्ता होगा, दालें सस्ती होगी, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। और किसान भी अपने स्तर पर कई तरह की मांग रख रहे थे और खास तौर पर आप ये देखिएगा कि व्यापारी वर्ग वो मांग कर रहे थे कि हम व्यापारियों के लिए, व्यापारिक एसोसिएशन के लिए अलग से कोई विशेष पैकेज जारी किया जाएगा ताकि इस कोविड काल में राहत मिल सके। तो हेल्थ सेक्टर के बजट में भारी इजाफे की उम्मीद की गई थी और इसके साथ साथ कई मांग भी की गई थी कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और बच्चों के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा। मेडिकल और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीमों का ऐलान संभव है। इस तरह की उम्मीद हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग लगा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि आखिरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन किन बातों पर फोकस किया है। लेकिन कुल मिलाकर निष्कर्ष यहां पर यह निकलकर जरूर आता है कि देश का आम आदमी, देश का सैलरीड क्लास लोग
तो बजट को लेकर न केवल हम चर्चा कर रहे थे और आपको ये बताने और समझाने की कोशिश भी कर रहे थे कि आखिर आम आदमी की उम्मीदें क्या हैं, आम आदमी की आस क्या है। लेकिन एक पहलू है जो सैलरीड क्लास लोगों को, मध्यम वर्गीय परिवारों को थोड़ा परेशान कर रहा है कि सरकार ने इस बार भी टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए सरोज ठाकुर, टैक्स एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद जी। जी सरोज ठाकुर जी, यहाँ पर उम्मीद कर रहा था आम आदमी, उम्मीद कर रही थी आम जनता, और बाकायदा सैलरीड क्लास भी लोग उम्मीद कर रहे थे, मध्यम वर्गीय परिवार लोग उम्मीद कर रहे थे कि टैक्स स्लैब में कुछ दायरा बढ़ाया जाएगा और राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। सरकार का इसमें क्या विजन हो सकता है कि इस बार भी चेंज नहीं किया है, बल्कि उम्मीद कर रहे थे कि दायरा बढ़ाया जाएगा, थोड़ी राहत मिलेगी? देखिए, सरकार, अब आप अगर बजट को देखें तो बजट हमारा डेफिसिट का बजट है और अभी हम कई प्रॉफिट के बजट में नहीं हैं। और अगर कोविड की इफेक्ट को देखें तो सरकार को भी उतने ही खर्चे करने पड़े हैं, सरकार को अपने फंड बढ़ाने पड़े हैं, अर्निंग रुकी है, बहुत बार जीएसटी कलेक्शन डाउन गया है। तो इफेक्ट अगर आम जनता को हो रहा है तो गवर्नमेंट को भी हो रहा है, सरकार को भी हो रहा है। सरकार फंड कहाँ से निकाले? तो कलेक्शंस कम होंगे तो हम अगर डिस्काउंट और डिडक्शंस ज्यादा कर लेंगे तो हम कलेक्शंस कहां से लाएंगे? इस बार भी देख लें, अगर तो रेवेन्यू और जो डेफिसिट हमारा है वो ज्यादा है, तो सरकार के साथ भी कुछ मजबूरियां थी। फिर भी रेशनलाइजेशन के लिए कुछ जो सरचार्ज 37% तक थे उनको 15% किया गया कॉर्पोरेट में। इंडिविजुअल्स को वैसे कोई राहत नहीं है, बट कॉर्पोरेट को राहत मिलेगा, रोजगार होगा तो काम आएगा। ये एक बेसिक पहल था बजट का, जिसमें सरकार अपना रास्ता दिखाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीजें, जो चीजें चल रही थी, उन्होंने जो इनिशिएशंस लिए थे, उन इनिशिएशंस को फिर 1 ईयर आगे किया कोविड की वजह से, ताकि चीजें ईज आउट हो सके। ठीक है सरोज ठाकुर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी सुशील भी जुड़ गए हैं। सुशील, कई बातों का जिक्र किया गया है, कई बातों का ऐलान किया गया है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार जो उम्मीद कर रहा था, जो आस लगाए बैठा था, और खास तौर पर सैलरीड क्लास लोग, वो सोच रहे थे कि इस बार टैक्स स्लैब का दायरा बढ़ाया जाएगा। हमारे साथ स्टूडियो भी मौजूद हैं सीए सरोज ठाकुर। उन्होंने बताया कि किस तरीके से बैलेंस करना बहुत जरूरी है। सरकार के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं, आम आदमी तो इस कोविड काल में भुगत ही रहा है। सुशील, फिलहाल सारांश क्या निकाला जाए, किन किन पर और किन किन सेक्टर पर सरकार का ये फोकस रहा है? अब बिल्कुल देखिए, इस पूरे बजट को करीब 90 मिनट का भाषण था। बजट पेश जो उन्होंने किया निर्मला सीतारमण ने, 90 मिनट का था और माना जा रहा है कि अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण था इनका। इन्होंने कोशिश की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है इस पूरे बजट में, और 7 इंजन की बात की गई है, यानी 7 ऐसे एरिया है, सेक्टर्स हैं जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और उन सभी इस पूरे बजट के दौरान इन सभी एक एक पहलू पर गौर करें तो सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा से कैसे जोड़ी जाए, उस पर विशेष बल दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जहां 1500 करोड़ की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर 20,000 करोड़ की बात की गई है, तो निश्चित तौर पे कई ऐसी योजनाएं हैं। या फिर केन बेतवा नदी की नई परियोजना लागू की गई है, महिलाओं को आगे लाने के लिए, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, डेवलपमेंट के लिए उनको बात की गई है। दिव्यांगों को टैक्स स्लैब में छूट करने की बात हो या पेंशनरों को राहत देने की बात हो तो उसमें उस पर भी बात की गई है। साथ ही जो हाईवे बनाने की बात है, यह भी मुख्य बात है कि हाईवे को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की बात की गई है। और पहाड़ी क्षेत्रों में देखिए वहां तक विकास कैसे पहुंचे, इस पूरे सरकार के बजट को हम एनालाइज करें तो एक बात साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे जोड़ा जाए विकास के मुख्य धारा में। चूंकि अब तक का हम अगर सिनारियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो शहर है, शहरी क्षेत्र है, ये वैसे जो महानगर है वहां तो डेवलपमेंट जाती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाती। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि किस तरह से रोपवे बनाए जाएंगे, यानी सड़क से ज्यादा अगर रोपवे की बात करें जो पहाड़ी क्षेत्रों में, वहां तक कैसे कनेक्टिविटी हमारी पहुंच सकती है। साथ ही ब्रॉडबैंड की जो बात की गई है, नेटवर्क की, इंटरनेट की बात की गई हो, ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने की बात की गई है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो मैं देख रहा हूं कि अब जो डिजिटलाइजेशन का जो कंसेप्ट हम लेकर आए थे, उस सरकार लेकर आई थी, उस कंसेप्ट को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। और सबसे बड़ा महकमा अगर हम कहें तो
पोस्ट ऑफिस है, और पोस्ट ऑफिसों को अब 1.5 लाख नए एटीएम पोस्ट ऑफिस में खुलेंगे। यानी जितने पोस्ट ऑफिस थे डिजिटल युग में उनका काम बंद हो गया था। जब हम पुराने समय में देखते थे कि वो चिट्ठी का आदान प्रदान करते थे या वहां से मनी ऑर्डर के पैसे जाते थे, अब वो बैंकिंग के तौर पर कार्य करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा फैसला मैं देख रहा हूं कि उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उन इलाकों के लिए जहां इस तरह से डिजिटलाइजेशन नहीं है, जहां उस तरह से लोग विकास की मुख्य धारा में जुड़े नहीं होते, यह भी एक बड़ा फैसला है। साथ ही इसके साथ साथ देखिए शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अभी 5 ऐसे संस्थान चुने गए हैं जहां पे कंप्लीट डिजिटलाइजेशन होगा, और ऐसे शहरों को, उन शहरों को मुख्य धारा, उन शहरों में अत्याधुनिक सुविधाएं कैसी दी जाए, मॉडर्नाइजेशन कैसा किया जाए, उसको लेकर भी पैकेज का ऐलान किया गया है इस पूरे भाषण सत्र के दौरान। सबसे ज्यादा देखिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और इन दोनों राज्य ऐसे हैं जहां के लोग सीधे तौर पर कृषि से जुड़े हुए हैं। तो उसको लेकर भी कई घोषणाएं की गई है कि कृषि क्षेत्र में किसानों को, जैसे उन्होंने कहा कि 2.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट एमएसपी के तहत दिया गया है किसानों को, और 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है इस बजट के दौरान। तो यह भी एक बड़ी बात है, क्योंकि जब एमएसपी की बात चलती है और 19 ऐसी फसलें हैं जो एमएसपी के सरकार उसको खरीदती है, और बाकी और भी फसलें हैं जिसकी बात की जा रही है कि उनको भी शामिल किया जाए, और एमएसपी की बात की जाए तो वहां सरकार ने अपना पीठ थपथपाया है कि 2.37 लाख करोड़ रुपए किसानों को दिया गया है। और साथ ही और भी जितनी सुविधाएं हैं, चाहे सोलर सिस्टम का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे कि सोलर सिस्टम को भी बढ़ावा कैसे दिया जाए, वैसी एग्रीकल्चर की मशीनों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो वो टैक्स में किया गया है। किसान जो सामान एग्रीकल्चर से जुड़े हुआ सामान खरीदेंगे उसमें टैक्स में छूट दी गई है। तो निश्चित तौर पे ओवरऑल इस बजट को देखें, हेल्थ सेक्टर का भी मैं बात करूं कि हेल्थ सेक्टर में भी काफी कुछ सुविधाएं दी गई है। इंश्योरेंस बीमा की बात की गई है, IRDA खुद बीमा लागू करेगा। और यश, मैं कोशिश करूंगा, चाहूंगा हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानूंगा और बात करूंगा। खुद केशव जी है, केशव जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग कुछ देर पहले तमाम बातें कर रहे थे कि आखिर क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों को और उम्मीद पर कितना खरा बजट, तो आपसे जाने कि कितना खरा है निर्मला सीतारमण का बजट को तो सुशील जी खरा ही कहा जा सकता है, लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जो गरीब है सब्सिडी ले लेता है, जो रिच क्लास है रिबेट मिल जाता है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिल पाता। एक उम्मीद वो लगाकर बैठता है कि टैक्स स्लैब में थोड़ी सी राहत मिले, टैक्स स्लैब में किसी तरह की, इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है। तो मिडिल क्लास के लिए तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा परेशान करने वाला बजट है। हालांकि हम अगर सर्विस सेक्टर की थोड़ी सी बात करते हैं या फिर एजुकेशनल सेक्टर की अगर बात करते हैं, खासा जोर इन चीजों पर दिया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कोई बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन उसको तरजीह दी गई है। कोविड के टाइम पे जो मंदी आई थी उसको बूस्ट देने का जिस तरीके से अनुमान हम लगा रहे थे, वैसा भी कोई खास प्रावधान नहीं है। तो बड़ा संतुलित सा इसमें बजट को कह सकते हैं कि अभी तक शुरुआती लीड्स में देख सकते हैं कि रखा गया है। हाँ, जो कह रहे थे कि यूपी चुनाव या पंजाब चुनाव को ध्यान में रखकर लोक लुभावन वादे किए जा सकते हैं, बड़ा ऐलान किया जा सकता है, बड़ी घोषणाएं की जा सकती है, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। सरकार ने साफ संदेश इसके जरिए यही दिया है कि भाई लोक लुभावन वादे ऐसा कुछ नहीं है। जो एक्सपेंडिचर है, जो इनकम है, उसके बीच में बैलेंस करने की कोशिश, साधने का प्रयास वित्त मंत्री ने यहाँ पर ठीक ठाक ऐसा किया है शुरुआती नजर। केशव, दो चीजें इस बजट में मुझे भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जब शुरुआत इसकी हुई तो इसमें माना जा रहा था कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, इन दोनों का कंसेप्ट को लेकर इस बजट को तैयार किया गया है, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ऐसा है। देखिए, ये ट्रेन्स वाला जो जिक्र किया गया है, अगले 3 सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनाई जाएंगी, और जो नेशनल हाईवेज की लंबाई है वो भी 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएंगी। तो इन दोनों चीजों को देखें अगर शुरुआती तौर पर हम, तो वंदे भारत ट्रेन्स जब बनेंगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। इसके अलावा जब वो बनेगा तो रोजगार सृजन यहां पर होंगे। बाहर की कंपनीज भी कोई आती है, जैसे कि मेट्रो के कंपार्टमेंट है, बॉम्बार्डियर है, बाहर की कंपनी आकर बनाती है, तो जब वो कोई कंपनी यहां पर इन्वेस्ट करेगी तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर जो हम बातें कर रहे थे कि भाई बिजनेस का माहौल बढ़ाने वाली जो एक एम्बियंस वातावरण है सरकारों के सामने आता है, निवेशक को आकर्षित करने का क्या कुछ उपाय किया जा सकता है, वो इसमें कहीं 19-20 का फर्क पड़ सकता है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, इन दोनों ही पहलुओं की अगर सुशील जी देखें तो निश्चित तौर पर सरकार ने तो अपनी तरफ से भाई पूरा जोर लगाया है कि हम एक ऐसा माहौल बना करके दें कि यहां पर हम निवेश के जो ऑप्शंस हैं उन्हें खोल सकें, उसमें थोड़ा संतुलन रख सकें, और जब इस तरह की चीजें होंगी तो वो तमाम चीजें बढ़ेंगी। हाँ, जिस तरह से कल आर्थिक समीक्षा की गई थी, आर्थिक समीक्षा में इस बात को बताया गया था कि भाई
जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एक जंजाल तैयार करने का प्रयास सरकार कर रही है। एक ऐसा जंजाल जो बहुत सारे समाधान लेकर के आ रहा हो और जो रोजगार के नए नए अवसर दे सके, क्योंकि चुनावी मुद्दे भी अब रोजगार को लेकर बनते जा रहे हैं। अब करोड़ लाखों में आंकड़ा तो सरकार ने दिया है कि हम 60 लाख नई नौकरियां देंगे, तो 60 लाख नई नौकरियां कहां से देंगे? अब वो गवर्नमेंट सेक्टर में से तो मिलने से रही है। तो जब इस तरह से आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट्स को जब बढ़ावा मिलेगा तो वहीं से कोई एक स्कोप दिख रहा है कि रोजगार के अवसर वहीं पर पैदा हो सकते हैं, वरना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है अभी सरकार के लिए। हेल्थ सेक्टर को लेकर काफी हम लोग उत्साहित थे। मैं भी बात कर रहा था जब जाकर लोगों से, तो साफ तौर पे कह रहे थे कि हेल्थ में बहुत कुछ आएगा, एग्रीकल्चर में बहुत कुछ आएगा। हेल्थ सेक्टर को किस रूप में देख रहे हैं? हेल्थ सेक्टर को सुशील जी दो तरीकों से डिवाइड करके देखते हैं हम। एक तो है हेल्थ सेक्टर का कि क्रियान्वयन किस तरह से हो रहा है वक्त, और वहां पर इक्विपमेंट्स हैं, अस्पताल हैं, एम्स हैं या डॉक्टर्स हैं। दूसरा, वहां पर मैन पावर कितनी ज्यादा है, क्योंकि अब एक स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी से लेकर और जो टॉप एमडी होते हैं और इस बीच में जितने भी टेक्नीशियंस होते हैं या जो नॉन मेडिकल स्टाफ होता है, बहुत बड़ी मात्रा होती है पूरे देश भर में जो काम करती है मिलजुल कर। इसलिए इस महामारी के दौर में हमने देखा कि कितना इंपोर्टेंस मैन पावर का वहां पर होता है। तो दोनों ही चीजों के अंदर बहुत ज्यादा नई चीजें जो देखने को मिल रही थी, क्योंकि इन 2-3 सालों के अंदर जिस एक पहलू ने इस देश की रीढ़ को संभाल कर रखा वो मेडिकल सेक्टर है। इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता, क्योंकि कोरोना का समय था। अब उसमें डॉक्टर से उम्मीद लगाए बैठे थे कि कम से कम हमें कोई नई चीज मिलेगी, राहत मिलेगी, कोई इनाम कह सकते हैं, सरकार की तरफ से इनाम मिलेगा। तो मैन पावर के लिए वैसा कुछ नहीं किया गया है। हालांकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो नए इक्विपमेंट्स को जो बाहर से मशीन भारत के अंदर निर्यात की जाएंगी उनको लेकर कुछ चीजें जरूर की गई है। एक उनमें टैक्स पे छूट दी गई है, जो टैक्स पे छूट दी गई है, लेकिन हम जो ये सोचकर बैठे थे कि अब एकदम से बदल जाएगा सब कुछ और इस तरह का बजट आएगा, लोक लुभावन बजट। बिल्कुल केशव, मुझे याद आ रहा है अमूमन जब बजट पेश होता है तो हम लोग ये देखते हैं कि नई स्कीम कितनी लॉन्च हुई, नई ट्रेनें कितनी लॉन्च हुई, तो वो कुछ नजर नहीं आ रहा था। जो था वो बिल्कुल कहीं ना कहीं मजबूती देने वाला था कि जो ग्रामीण इलाकों, बिल्कुल लोअर लेवल के जो लोग हैं जिन उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लग रहा है। निश्चित तौर पर ऐसा। और देखिए, एजुकेशन के लिए अब नई तकनीकों का इस्तेमाल, बुनियादी शिक्षा, एक समय वो था जब हमने देखा था जब कमीशंस बैठते थे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के एक कमरा होगा, कमरे के अंदर चौक और ब्लैक बोर्ड बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। एक वो बजट भारत के अंदर आता था और अब एक बजट वो भारत के अंदर आ रहा है कि D2H तक जो है वो चैनल्स को लेकर के जाया जाएगा। रिसर्च सेंटर्स और रिसर्च लैब, 200 चैनल खोलने की, चैनल खोलने की बात है, रिसर्च सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। तो इतना लंबा समय भारत ने देखा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को जिस तरीके से उम्मीदें थी, कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा घोषणाएं तो नहीं हुई, लेकिन एक क्वालिटेटिव, एक गुणवत्तापूर्ण बदलाव की जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल रहा है। और जब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के हाव भाव भी उस समय हम देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अच्छे समायोजन के साथ जो है दोनों मंत्रालयों ने काम किया है और उसी हिसाब का आवंटन शिक्षा मंत्रालय को दिया भी गया है। बिल्कुल। एक और कयास लगाया जा रहा था कि जीएसटी के स्लैब में पेट्रोलियम पदार्थों को लाया जाएगा, गैस को लाएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान थे। हम भी बात कर रहे थे लोगों से जाकर, तो लोग ये कह रहे थे कि इस बार कुछ ऐसा हो, जीएसटी काउंसिल अगर पेट्रोलियम पदार्थों को उसमें लाती है तो निश्चित तौर पर लोगों को राहत, लेकिन उसको भी पहले ही खारिज कर दिया गया था कि नहीं, इसमें कोई सिफारिश नहीं आई है। सुशील जी, अब अगर खरे शब्दों में इन बातों को कहें तो सैलरी क्लास की टैक्सेशन से और पेट्रोलियम से सरकार को बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है। अब इस राजस्व में कटौती करने का मतलब है सरकार की अपनी तनख्वाह में कटौती करना, सरकार के अपने पैसे में कटौती करना। अब एक ऐसा समय जब देने ही देने की बात है, इनकम की बात होने रही है। हालांकि जीएसटी को लेकर बात कही है कि इस जनवरी में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि रिकॉर्ड कलेक्शन है अपने आप में। लेकिन हम अब भी उस माहौल तक नहीं पहुंचे हैं कि 100% जीएसटी कलेक्शन हम कर पाए। 20%, 30% बेमुश्किल, पूरा जोर लगाना पड़ता है व्यवस्थाओं को, प्रशासन को, तंत्र को, जब कहीं जाकर वहां तक पहुंच पाता है। तो हम ऐसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं कि हम टैक्स कलेक्शन उस हिसाब का कर सके। तो सरकार के पास जब आएगा नहीं तो देने की बात कहां से आ जाएगी। लेकिन समय हमने देखा जीडीपी का 59% तक घाटा तो सरकार ने खुद एक्सेप्ट किया इस बात को लेकर। हालांकि वो प्लस माइनस उसके अंदर होता रहता है, उसमें कोई नई जैसी बात नहीं है, लेकिन यह सरकार के लिए वाकई चुनौतीपूर्ण काम है कि उसमें आंकड़ों के अंदर और घाटे के अंदर, कमाई के अंदर, इनकम के अंदर किस तरह से सामंजस्य बैठा करके रखें। हालांकि अब आम आदमी क्या है, आम आदमी तो राहत की उम्मीद करता है। आम आदमी को क्या नहीं चाहिए भाई, दाल 10 रुपए सस्ती, 10 रुपए किलो के हिसाब से बिके, आलू 2 रुपए किलो के हिसाब से बिके, पेट्रोलियम अगर फ्री में मिले तो बहुत अच्छी बात है, वरना 10-20 के हिसाब से बिके। आम आदमी की तो अपेक्षा रहती है ये। लेकिन एक देश को, एक सिस्टम को, एक मशीनरी को गवर्न करने के लिए जो पैसे की एक तरीके से कहें कि एडजस्टमेंट है, वो करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा समय जब भारत ने 2-3 सालों के अंदर देखा है, जब अच्छी खासी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो भी चरमरा गई, तो जब देने की बात आती है तो यहां पर अभी लगता है कि जो आम आदमी राहत की उम्मीद करके बैठा था, वो
राहत की उम्मीद नहीं मिल पाई है, पेट्रोलियम की खासतौर पर बात करें, लेकिन जो अर्थव्यवस्था का चक्का है ये ठीक तरीके से घूमता रहे, उसके लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से सही किया है, तो दोनों किसी को गलत नहीं कह सकते। केशव, मैं कोशिश करूंगा कि आपको शेयर की बात भी बता दें कि क्रिप्टो करेंसी और शेयर पे क्या कुछ मिला है। अनु जी हमारे साथ है। अनु जी, आप शेयर देख रही थी, क्या कुछ मिला है इस बजट में? जी सुशील, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर शेयर बाजार की बात करूं तो शेयर बाजार जब सुबह खुला, 2 दिन के हम पीछे जाएं, सोमवार और मंगलवार के दिन के लिए जाएं, तो शेयर बाजार ऊपर था, 800 अंक था। आज भी जब बजट पेश होना था तो उससे पहले शेयर बाजार 900 अंक के साथ सेंसेक्स खुला था और 350 अंक के साथ निफ्टी खुला था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से बजट आता गया वो नीचे आता गया, शेयर मार्केट जो है वो नीचे आती गई, क्योंकि हम बात करें क्रिप्टो करेंसी की, जिसका काफी सुशील बात बिल्कुल बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी का। ठीक है सुशील, मैं आपके पास लौट रहा था कि बातें बहुत सारी हैं और इस बजट को समझना बहुत जरूरी है कि आम आदमी को क्या मिला है और कई सारे इसके साथ पहलू जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए सरोज ठाकुर, टैक्स एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ सीए दिनेश देशवाल, अर्थशास्त्री हैं। दिनेश देशवाल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप अर्थशास्त्री हैं। क्या आप मानते हैं कि ये जो बजट है अर्थव्यवस्था को बूस्टर देने वाला बजट है? क्या ऑक्सीजन मिलेगा? बिल्कुल सर, देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बजट, हमें प्री बजट डिस्कशन में भी मैं कह रहा था, क्योंकि हमारा जो कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे पैसा ज्यादा खर्च होना चाहिए। आप देखोगे कि इस बजट में भी प्री कोविड से भी यदि कंपेयर करें, उससे भी 2.5 टाइम्स जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पे बजट का प्रोविजन किया हुआ है, तो वो एक बहुत ही अच्छा है। और उससे जो भी गवर्नमेंट ने भी वो एक्सेप्ट किया है कि भी जो एजुकेशन में भी बच्चे पीछे रह गए गांव के, और जो अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो बढ़ोतरी हुई ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, तो उसको भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और उसको इम्प्रूव करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज्यादा खर्च करने का इस बजट में जो प्रावधान है वो बहुत ही अच्छा है और सराहनीय कदम है जी। लेकिन सरोज ठाकुर जी, 2 तरह का भारत हम देखते हैं। एक तरफ भारत है ग्रामीण, दूसरी तरफ है शहरी भारत। ग्रामीण भारत को केवल एक चीज चाहिए कि महंगाई कितनी कम हुई है, सिलेंडर के दाम कम हुए हैं या नहीं हुए, दालें कितनी महंगी है और कितनी सस्ती होनी चाहिए, इन तमाम एस्पेक्ट को ग्रामीण भारत देखता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात निकलकर सामने आती है, सरकार के सामने बहुत चैलेंज होते हैं, फिस्कल डेफिसिट सामने होता है और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट जो होता है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना, और इसके साथ साथ इन्फ्लेशन। आपको लगता है कि इस बजट के जरिए इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट में एक बेहतर बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, और इसके आगामी परिणाम क्या हो सकते हैं? जी, मैंने जैसे कहा था, आप जैसे 2 तरह से कह रहे हैं, शहरी और ग्रामीण। ये जो एक्सपेक्टेशन है शहरी के भी है और ग्रामीण के भी, क्योंकि बेसिक नीड्स हैं। बेसिक नीड्स में हमारे यहाँ मोर देन 80% लोग रह रहे हैं। 20% को छोड़ दे, 80% लोग बेसिक नीड्स के तरफ ही हैं, तो उन सब के लिए मायने रखता है कि गैस का क्या है और उसका क्या है, पेट्रोल का क्या है, ये सब चीजें मायने रखती है। बट गवर्नमेंट को अपने बजट और अपने चीजों को कैसे लागू हो, इसमें जो फोकस किया गया ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए रोजगार कैसे बन सकता है। तो जैसे अभी सर कह रहे थे कि उसमें चीजें दी गई कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट पे बातें होंगी तो वहां से भी रोजगार सृजन होगा। फिर इस बजट में किसानों को और रोजगार को शहर से गांव कैसे ले जाया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कैसे अवसर पैदा किए जाएं, उसके लिए सरकार कोशिश की है इस बजट में। और इंटेंशन बहुत साफ है कि उस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार बढ़ाए जाए, और रोजगार बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली पैसे लोगों पे मिलते हैं और खर्च करने की शक्ति भी बढ़ती है, देश बढ़ता है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C के तहत छूट देने और दायरा बढ़ाने की बात लगातार कही जा रही थी, फिर वहां पर वही चीज बात निकलकर सामने आती है कि देखिए सरकार के सामने कई चैलेंजेस है, सरकार के हाथ बंधे हुए हैं, सारी चीजों को बैलेंस करते हुए सामंजस्य स्थापित करते हुए चलना भी है। जी, और उसमें बात एक रह गई थी कि इन्फ्लेशन की बातें, कि इन्फ्लेशन अगर होता है, महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है, जो ऑलमोस्ट पूरे यूनिवर्स में अभी चीजें चल रही हैं। कोविड का इफेक्ट हर जगह से चीजें आ रही है, इन्फ्लेशन की चीजें हर पे इफेक्ट करेगा। हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमारे यहाँ कुछ ज्यादा होगा। तो अब रोजगार लोगों के बचे, लोगों के जेब में पैसे आए, लोग खर्च कर सकें, तो अभी हमारे पास डिडक्शंस के लिए ज्यादा गैप नहीं था। जो चीजें चल रही थी, पहले सरकार ने 2 रिजीम लेकर के आए थे कि आप कोई भी डिडक्शन ना लें और टैक्स के स्लैब इस तरह से ले लें, फिर जो है ना टैक्स का स्लैब लेते हुए पुराने में रहें, तो लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया।
लोगों ने दिखाया कि हम कुछ भविष्य के लिए भी रखना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की चीजें हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने बस उसको कंटिन्यू रखा है, कुछ भी उस पर बोला नहीं है। उम्मीद हमें थी कि उस पर कुछ चीजें कही जाएगी, कि रेशनल एक चीजें लाएंगी, कुछ मर्जर होगा उसमें दोनों स्लैब में, बट उसको कुछ चेंज नहीं किया गया। तो अभी यही है कि सरकार के पास बहुत ज्यादा रूम्स नहीं थे और सरकार इस तरह से देख रही है कि किस तरह से हम रोजगार को बढ़ा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें, और इंफ्रास्ट्रक्चर रोजगार बढ़ता है तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ सके। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के ग्रोथ के लिए फिर उन्होंने अपनी चीजें बढ़ाई है, प्रतिबद्धता दिखाई है। वो 15% जो मैन्युफैक्चरिंग वाले के थे टैक्स के रेट, उसको फिर से 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया है। तो इस तरह से गवर्नमेंट यही चाह रही है कि रोजगार सृजन हो देहात में भी और शहर में भी। लेकिन दिनेश देशवाल जी, कई बातों का इसमें जिक्र किया गया है और कई डेटा सामने रखे गए। एक तरह से कहें कि अगर ग्रामीण भारत के नजरिए से देखें तो वो बजट को कहीं ना कहीं ऐसे लेते हैं कि हमें क्या मिला, हम क्यों सीरियस ले इस बजट को। क्योंकि ये बताया गया इसमें कि हमारी कोशिश है कि 60 लाख नए रोजगार का सृजन हम करें, गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाएंगे, 48,000 करोड़ रुपए इसका बजट है। तो ये कहीं ना कहीं जब बात सुनने में आती है तो लगता है कि सारी बातें ऊपर से जा रही है और इसमें हकीकत कितनी है, कितना जमीन पर इंप्लीमेंट होगा, ये तो पता ही नहीं लगता। नहीं, देखिए सर, आपको यदि मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, आप थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, तो उसमें जैसे पहले यदि प्री बीजेपी गवर्नमेंट की बात करूं मैं, तो उसमें इंडिविजुअल का जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स था वो कम था सर, 31% के अप्रोक्सीमेट 33-34% तक ही रहता था। जबकि अभी जो हाईएस्ट जो टैक्स पेयर, जो हायर इनकम के जो पर्सन्स हैं, उस पे टैक्स रेट 43% तक जाता है। तो गवर्नमेंट करना तो इसीलिए जा रही है ताकि जो हाई इनकम वाले पर्सन्स हैं उनके टैक्स ज्यादा लिया जाए, और जो लोअर पीपल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, उनको एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सब्सिडी दे के या किसी भी तरह से उनको इम्प्रूव, उनको अपलोड किया जाए, थोड़ा सा ऊपर उठा जाए। इसीलिए गवर्नमेंट का काम अभी वही है, और इसलिए इस बजट को थोड़ा सा समझने में टाइम भी लगेगा, ताकि वो जो पैसा आ रहा है वो जैसे अभी किसान निधि योजना कह लो, चाहे जो किसानों को डायरेक्ट पैसा पहुंचाया जाता है, तो उसमें इस गवर्नमेंट ने ये काम तो जरूर किया है कि हायर स्लैब वालों पे टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया है, और जो लोअर हैं, जो गरीब लोग हैं, गांव में रहते हैं, उनको पैसा ज्यादा पहुंचाया गया है, और वो डायरेक्ट पहुंचाया गया, डीपीटी के थ्रू पहुंचाया गया, डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर ना। तो इससे ये तो है, ये थोड़ा सा समझने में तो टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश जो सरकार की है वो बिल्कुल सही है। और लेकिन अभी भी देखोगे आप, जो कोविड पीरियड में भी फिर भी जो है वो रेशो फिर भी ज्यादा बढ़ गया। जो नीचे वाले पर्सन्स हैं उनकी इनकम कम हो गई, और जो हाईएस्ट लोग हैं उनकी इनकम बढ़ गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी का वो ज्यादा अडॉप्ट कर पा रहे हैं। जो हमारी एजुकेशन जहाँ पे कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कम है, वो अडॉप्ट कम कर पा रहे हैं कोविड पीरियड में, तो इसलिए उनकी इनकम बहुत ज्यादा कम हुई है। तो लेकिन ये असमानता की खाई क्यों देखने को मिल रही है? जब ये पता लगता है कि 10% लोगों के पास 45% देश की संपत्ति है, फिर पता लगता है, डाटा सामने आता है कि ये तो असमानता की खाई और ज्यादा गहरी होती जा रही है, जिसको पाट पाना सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। गरीबों के सामने तो चैलेंज है ही, एक दीवार ऐसी खड़ी हो गई है कि गरीब उस पार नहीं देख सकता, अपने सपने नहीं संजो सकता कि हम अमीर कैसे बन जाएं या फिर थोड़ा उनके स्तर में उन्नति कैसे हो। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप एक नजरिए से और भी देखना पड़ेगा हमारे को इसको, कि जो हमारी एवरेज पर कैपिटा इनकम है, जो 1,32,000 रुपए थी पहले, अब 2021 फाइनेंशियल ईयर में वो 1,27,000 रुपए कम हो गई ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, और उसका डबल देखें हम तो लगभग 2,54,000 रुपए बनेगा। और हमारा जो बेसिक स्लैब है, जहां तक टैक्स नहीं लगता, वो 2,50,000 रुपए है। तो मतलब जो एवरेज इनकम है उससे डबल है हमारा, जहां तक टैक्स नहीं लगता। और दूसरे वे में देखें तो हमारे को 2,50,000 रुपए भी बहुत कम लगता है, क्या कि कम से कम 5 लाख रुपए तो सभी के लिए होनी चाहिए। गवर्नमेंट हर कोशिश कर रही है कि हम एक